हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपनी वीडियो में कुछ स्पेशल डिस्कस करेंगे विच इज 56 काउंसिल मीटिंग ऑफ जीएसटी। आप सभी ने 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी की स्पीच तो सुनी होगी, जिसमें उन्होंने ये स्पेशली कहा था कि इस बार जीएसटी में कुछ अच्छे रिफॉर्म्स लेके आने वाले हैं। एंड यस, जब 3 सितंबर को ये प्रेस रिलीज सामने आई तो हाँ, सही में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जो आम आदमी को बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे मेजर रिफॉर्म तो जो आया है वो यही है कि उन्होंने अप टू 28% और 12% का स्लैब खत्म कर दिया है। यानी कि अब से सारे सारे आइटम्स जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल है वो या तो मिल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए गए हैं, या 5% में, या 18% में। बट हाँ, कुछ जो आइटम्स हैं जो क्लासिफाइड है अंडर द लग्जरी, यानी कि जो वांट्स में कवर है। देखो, जीएसटी दो चीजों पे चलता है, नीड पे एंड वांट पे। अगर कोई आइटम ऐसा है जो नीड में है, यानी आपके रोजमर्रा के काम के लिए जरूरत है, तो उस पर जीएसटी कम रहेगा। लेकिन जो आइटम्स आपकी सिर्फ इच्छा है, आप चाहते हो कि वो आपके पास हो लेकिन उसकी नीड नहीं है आपको, यानी कि वो आपकी एक लग्जरी, आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो इसलिए आपको वो लग्जरी आइटम चाहिए, यानी कि ऐसे वांट्स को हाई जीएसटी रेट में रखा गया है। तो इसी तरह कुछ आइटम्स को क्लासिफाई कर दिया है अब 40% में। आप सोचोगे कि मैम अभी तक की जो मैक्सिमम कैपिंग थी वो 28% की थी, अब ये 40% कैसे कर दिया। तो अगर आप जीएसटी लॉ को जाकर के पढ़ोगे तो वहां पे मैक्सिमम रेट जो जीएसटी काउंसिल के पास है वो 40% की है। अभी तक प्रैक्टिकली उन्होंने 28% रखी हुई थी, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए नहीं थे, वो कभी भी चाहे तो मैक्सिमम 40% तक किसी भी आइटम के जीएसटी रेट को कर सकते हैं। एंड आज उन्होंने उसी पावर को एक्सरसाइज कर लिया एंड कुछ रेट्स को उन्होंने, कुछ आइटम्स को उन्होंने 40% के स्लैब में क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, पहला डाउट तो ये क्लियर हुआ। दूसरा डाउट कि मैम 3 सितंबर को ये प्रेस रिलीज आई है, ये सारे रिफॉर्म्स बताए गए हैं, तो क्या इसी तारीख से ये सारे चीजें एप्लीकेबल हो चुकी हैं हमारे लॉ पर? द आंसर इज नो। इस प्रेस रिलीज में आपको विद इफेक्ट फ्रॉम डेट गिवन है, यानी कि कौन सा अमेंडमेंट कब से इफेक्ट में आएगा वो सारी डेट्स गिवन है। तो अगर आप में से कोई भी कोई मेजर परचेज अपना प्लान कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उन डेट्स को देख करके कीजिए, क्योंकि जैसे अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो 22 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे, कुछ 1 नवंबर में भी एप्लीकेबल होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप मेजर आइटम्स परचेज करने का इस टाइम प्लान कर रहे हैं उन्हें अकॉर्डिंगली आप एक बार डेट्स देख करके जरूर देखिएगा। करेक्ट। तीसरा डाउट आता है कि मैम जैसे अगर आप बोल रहे हो कि 22 सितंबर इज द इफेक्टिव डेट, तो क्या जो प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है वही वैलिड होगा, वही हमारा लीगल डॉक्यूमेंट होगा? द आंसर इज नो। प्रेस रिलीज की लीगल में, लॉ में कोई भी वैलिडिटी नहीं है। ये जो आपके सामने पीडीएफ ओपन है इसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। इसके बेसिस पे आप लॉ के लिए कुछ भी जाकर के नहीं लड़ सकते हो, जिसका मतलब है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि विद इफेक्ट फ्रॉम डेट 22 सितंबर है, तो 22 सितंबर को आपके पास अलग से जीएसटी की साइट पे एक सर्कुलर नोटिफिकेशन लीगल अमेंडमेंट की एक अलग से पीडीएफ आएगी, जिसमें इन डिटेल एक्सप्लेन होगा कि क्या अमेंडमेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन गिवन होगा, उसके रीजंस गिवन होंगे। तब जाकर के आप मानोगे कि ओके, अब ये हमारा लीगली कोई चेंज हो चुका है, बिकॉज लीगल स्टैंड पॉइंट सिर्फ उस सर्कुलर नोटिफिकेशन का है। इस प्रेस रिलीज का लीगल स्टैंड पॉइंट कुछ भी नहीं है, यानी कि ये जो अपना प्रेस रिलीज है ये सिर्फ लोगों को समझाने के लिए है कि क्या रिफॉर्म्स आए हैं। इसका लीगल में, लॉ में कोई भी वैलिडिटी नहीं है। मैं आपको एक बार पढ़ाती भी हूँ, लास्ट में लाइन क्या लिखी हुई है उससे आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये लास्ट पेज पे एक बार आप पीडीएफ पैराग्राफ पढ़िए। The recommendations of the GST Council have been presented in this release, containing major item of decisions in simple language for information of the stakeholders। यानी इस प्रेस रिलीज में जो भी लिखा हुआ है वो सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, for the information of the stakeholders। The same would be given effect through the relevant circulars, notification, law amendments, which alone shall have the force of law। यानी force of law उन सिर्फ circulars, notifications, law amendments का होगा जो हम आपको with the given dates लेकर के आएंगे। यानी इस प्रेस रिलीज का कोई भी force of law नहीं है। वही मैं आपको समझा रही थी, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। एंड मैं आपको अभी जो प्रेस रिलीज, जो अभी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी को मैं आप समझाने की कोशिश करूंगी, उसे ही समराइज करने की कोशिश करूंगी। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ
ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए जिसका जीएसटी के साथ रिश्ता है, एक इम्पैक्ट है जीएसटी का उसकी लाइफ के ऊपर, यानी हर बिजनेस के लिए, हर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो समझना चाहता है कि जीएसटी में क्या रिफॉर्म्स आए हैं एंड क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, वो सब समझ करके अपने खुद के बिजनेस डिसीजंस, पर्सनल डिसीजंस अकॉर्डिंगली ले सकता है। तो मेरे आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उस हर इंसान तक पहुंचे ये वीडियो जिसे अपने डिसीजन लेने में हेल्प चाहिए। राइट, सो अब अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गुड्स के रिलेटेड चेंजेस की बात कर लेते हैं। रेट के चेंजेस की बात करूं तो वो अनेक्शर 1 एंड अनेक्शर 2 में गिवन है, वो मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगी। दूसरा और क्या चेंजेस आए हैं गुड्स में? It has been decided that the GST will be levied on retail sale price instead of transaction value on pan masala, गुटखा, cigarette, unmanufactured tobacco, chewing tobacco like जर्दा। अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि फॉर सपोज अगर होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास ये सारे गुड्स जा रहे हैं, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तो उसमें अब दो चीजें हो सकती है कि अपना जीएसटी अभी कम रखने के लिए मैन्युफैक्चरर उसे 100 रुपए में ट्रांसफर कर दे। अब 100 रुपए में ट्रांसफर कर रहा है और सपोज अगर 28% की रेट है तो उससे तो 28 रुपए ही जीएसटी बना, लेकिन उस पे जो एमआरपी लिखी हुई है वो तो 200 रुपए की लिखी हुई है। अब ये यहाँ पे कैपिंग क्यों करी गई है? क्योंकि जो बाकी के गुड्स होते हैं, अगर मैं किसी दूसरे गुड्स की बात करूँ कि कोई गरम मसाला जा रहा है या फिर कोई और मैगी जा रही है, तो उसमें भी इसी तरह से होता है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जब गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो वो एमआरपी से तो कम प्राइस के होते हैं, लेकिन ये सारे आइटम्स कैसे हैं जो गवर्नमेंट कम करना चाहती है, खत्म करना चाहती है फ्रॉम इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट इन्हें खत्म भी नहीं करती है बिकॉज इनसे बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू होता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार लोग वैसे भी इसे खरीद रहे हैं और इससे इतना अच्छा टैक्स रेवेन्यू हो रहा है, तो थोड़ा सा हम टैक्स रेवेन्यू अपना और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जिसे लत होगी वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा, भली से ये 5 रुपए से हट करके 10 रुपए के हो जाएंगे तो भी इन्हें खरीदा तो जाएगा ही। तो यहाँ पे क्यों ना हम अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा लें एंड उसका एक ऑब्जेक्टिव और दे दे कि हम इसे अपने इंडिया से खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम इसकी प्राइस को इतना कर देंगे कि कोई इसे खरीदेगा ही नहीं। लेकिन असल में तो शराब चाहे 100 रुपए की हो जाए या 200 रुपए की, खरीदी तो फिर भी जाती ही है। तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट को रखा गया है कि प्राइस भली से बढ़ जाएगी, खरीदा फिर भी जाएगा, यानी कि जो ये इंडस्ट्री है, पान मसाले की इंडस्ट्री, इनको रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा लेकिन हमारा टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। मैंने आपको अल्कोहल का एग्जाम्पल दिया, लेकिन अल्कोहल कवर नहीं होती जीएसटी में, ये आपको पता है। राइट, सो क्या बोला जा रहा है कि अभी तक तो किस पे होता था? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, यानी अगर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 100 रुपए पे बेचा है तो वो 100 रुपए पे जीएसटी लगाते थे, लेकिन अब से क्या होगा कि वो 100 रुपए पे जीएसटी नहीं लगा सकते। अगर उसकी एमआरपी जो उनके पैकेट्स पे लिखी हुई है अगर वो 200 रुपए है तो जीएसटी लगेगा 200 पे। अब कैसे हो सकता है कि भाई ठीक है उनकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू वो तो 100 रुपए ही लेगी, क्योंकि आगे उनको अपना मार्जिन रख रख करके भी लास्ट में कंज्यूमर को 200 रुपए में बेचना है, तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्हें यहाँ पे तो अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू को तो वो 100 रुपए ही रखेंगे, यानी उन्हें जो होलसेलर से पैसा मिलेगा वो 100 रुपए ही मिलेगा, लेकिन उस पर जो जीएसटी लगेगा वो अब 200 रुपए के हिसाब से लगेगा। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। ट्रांजैक्शन वैल्यू तो फॉर सपोज अगर 100 रुपए है और एमआरपी है 200, तो कैसे रहेगा? अब उसे पैसा कितना मिलेगा? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर 100 रुपए में मैन्युफैक्चरर ने बेचा, अब इस पे जीएसटी कितना लगेगा? इस पे जीएसटी लगेगा 56 रुपीज का। कैसे निकाला मैंने? 200 इंटू 28%। राइट, तो टोटल वैल्यू हो गई 156 रुपीज, यानी होलसेलर अब मैन्युफैक्चरर को 156 रुपीज देगा टू परचेज ऑल दीज पर्टिकुलर आइटम्स। पहले कितने देता था? पहले 100 रुपए देता था एंड 100 रुपए पे हम 28% निकालेंगे तो यानी वो 28 रुपए आएगा, दैट इज 128 रुपीज। यानी कि पहले 128 रुपए देते थे, अब देंगे 156 रुपीज, यानी अब ये जो 28 रुपए का एक्स्ट्रा इनकम हुआ है, ये इनकम बेसिकली किसकी हुई है? ये इनकम हुई है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये जो टैक्स का ही तो पोर्शन बड़ा है जो होल मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, तो वो तो आज भी 100 रुपए है, कल का पहले भी 100 रुपए था, उनके रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत चतुराई से अपना खुद का रेवेन्यू बढ़ा लिया, वो भी डायरेक्टली। आप मतलब यहाँ पे मैंने डबल दिखा रखा है, बाकी वो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने अपना रेवेन्यू खुद का काफी बढ़ा लिया। एंड जनरली आपको तो डबल ही हो गया, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर से जाता है और
रिटेलर शॉप तक जाके कस्टमर को मिलता है उसमें कम से कम भी नहीं तो प्राइस डबल हो ही जाती है, क्योंकि इतना मार्जिन जुड़ता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स का, होलसेलर्स का, पैकेजिंग का, जो भी है, तो उसका अकॉर्डिंग कम से कम डबल प्राइस हो ही जाती है। तो यहाँ पे कम से कम गवर्नमेंट ने अपना डबल के आसपास अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर लिया इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर आइटम्स। जो बाकी के आइटम्स है, मैगी हो गया, केचप हो गया, उन सब में तो अभी भी ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर ही जीएसटी लगता है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर आइटम्स है जिनसे रेवेन्यू अच्छा हो सकता है, उनको उन्होंने इस पर्टिकुलर रिटेल सेल प्राइस यानी एमआरपी पे शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट, it has been decided to grant ad hoc IGST and compensation exemption on new armored sedan car imported by the President Secretariat for the President of India। यानी ये जो अच्छी एकदम होती है ना आर्मर्ड वैन्स जो एकदम बुलेट प्रूफ होती हैं, जो प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स यूज करते हैं, तो उनके लिए लिखा हुआ है कि अगर ऐसी जो मजबूत गाड़ियां हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तक नहीं बनती, मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट अभी तक ऐसी आर्मर्ड वैन्स बनती नहीं है, तो ऐसी जो वैन्स जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए बाहर से इंपोर्ट की जाती है उस पर कोई भी आईजीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं लगेगा, यानी इन्हें एग्जेम्पशन में डाल दिया गया है। अब आपके एग्जेम्पशन चैप्टर के लिए एक नया आ चुका है, आर्मर्ड सेडान कार फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अब हमारे एग्जेम्पशन का पार्ट बन चुके हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इतनी महंगी गाड़ी है उसको भी इन्होंने जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया, हम अपने लिए गाड़ी मंगाते हैं उस पर कम से कम 40% का भी अपना जीएसटी लगाएंगे, और खुद के लिए गाड़ी मंगा रहे हैं तो उस पर तो इन्होंने जीएसटी फ्री कर दिया, उनकी सेफ्टी के लिए ही किया गया है। अब आप कैसे भी कह सकते हैं इसका जीएसटी वैसे भी कौन देता, गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट कभी भी जीएसटी में रजिस्टर होना नहीं चाहती, वो चाहती है कि भाई जीएसटी हमसे दूर रहे, हमारे पल्ले में नहीं आए, तो इसलिए उन्होंने इसे एग्जेम्पशन में डाल करके खत्म ही कर दिया। एंड प्रेसिडेंट कौन सा ऐसे अपने पर्सनल यूज में करेंगे, उन्हें कहीं पे भी आना जाना है तो उसके लिए होगा, फॉर देश होगा, इसलिए उन्होंने इसे एग्जेम्पशन में कंसिडर कर लिया। आगे रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू जीएसटी रेट्स ऑन सर्विसेज। अब जीएसटी रेट्स में क्या फर्क है वो एनेक्सर 3 एंड एनेक्सर 4 में गिवन है, जो अपन नीचे बात करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है अदर चेंजेस में, अब क्या गिवन है, द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू ऐड एक्सप्लेनेशन to the definition of specified premises in the context of taxability of restaurant services in order to clarify the position that a stand-alone restaurant cannot declare itself as a specified premise and consequently cannot avail the option of paying GST at the rate of 18% with ITC। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अभी अपने क्या केस चलता है कि कोई भी अगर हम रोड साइड रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसमें हमारा जीएसटी कितना लिखता है, अगर हम बिल में देखते हैं तो 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी टोटल में 5% का हमारा जीएसटी लगता है, राइट। अभी के केस में क्या चलता है कि जो हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं वो 5% का हम पे जीएसटी लगाते हैं एंड उन्हें खुद से कोई आईटीसी नहीं मिलता है, यानी हमसे जो 5% का जीएसटी कलेक्ट किया वो आगे अपने गवर्नमेंट को पे कर देते, लेकिन जो वो परचेज करते टू कुक दैट फूड टू मेंटेन ऑल दैट एम्बियंस, उस पर उन्हें जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलता है। बट जो हमारे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्पेसिफाइड प्रीमाइस क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा होटल है जिसमें पर डे पर रूम स्टे चार्जेस अगर हमारे 7,500 से ऊपर है इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऐसे होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उन्हें 18% का जीएसटी लगाना अलाउड होता है, यानी वो अपने कस्टमर से 18% चार्ज कर सकते हैं, प्लस उन्हें अपने परचेज के ऊपर आईजीएसटी भी मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट कैसे हुआ, दूसरे केस जो अपना पहला वाला केस था उसमें भी 5% कस्टमर से लेते थे आगे उसे पे करते थे, लेकिन इधर उन्हें आईटीसी नहीं मिलता था। नेक्स्ट वाले केस में 18% उन्हें कस्टमर से मिल रहा है एंड वही वो आगे पे कर रहे हैं, लेकिन इस केस में उनको आईटीसी भी मिल जाएगा, यानी उनका कैश फ्लो तो नहीं बढ़ा क्योंकि जो कस्टमर से पैसा है वही गवर्नमेंट को पे कर दिया, लेकिन इधर उन्हें आईटीसी मिल जाएगा। तो 18% वाला कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स के लिए बेनिफिशियल था। तो रेस्टोरेंट्स क्या ट्राई कर रहे थे कि यार हमने 5% वाला नहीं 18% वाला ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी, तो अब वो उस डेफिनेशन को और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं
ताकि सिर्फ वही रेस्टोरेंट्स स्पेसिफाइड प्राइस के अंदर कवर्ड हो जो कि किसी ऐसे होटल में है जो 7,500 पर डे पर रूम के चार्जेस से ज्यादा का है। तो यहाँ पे यही गिवन है कि हम स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस को और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेंगे ताकि जो रोड साइड रेस्टोरेंट्स है वो इससे बाहर रह सके। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट, the council has recommended to align the valuation rules with change in tax rate applicable to lottery tickets. Certain amendments in GST valuation rules are being carried out. Valuation rules हमारे कौन से रूल्स में आते हैं? रूल नंबर 27 टू 35 हमारे जितने भी वैल्यूएशन रूल्स हैं जिसमें हम सब चीजें पढ़ते हैं। हमारा लॉटरी टिकट का भी आता है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का भी आता है, अगर हमारे रिलेटेड पार्टीज है तो उनकी भी वैल्यूएशन रूल्स इसमें कवर होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट के भी इसमें कवर होता है, नॉर्मल वैल्यूएशन रूल्स भी कवर है, प्लस जो हम वो एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं अपने इंसिडेंटल कॉस्ट के, अपने डिस्काउंट्स के, अदर कॉस्ट के, वो सब भी हमारे इस वैल्यूएशन रूल्स के अंदर कवर होते हैं ताकि हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ सके। तो वहां पे यही बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक हमने अपने जो वैल्यूएशन रूल्स में पढ़ा था फॉर दी लॉटरी टिकट, फॉर दी स्पेसिफाइड एक्शनेबल गेम्स जिसमें अपने ये बेटिंग गैम्बलिंग ये सब कवर होता है, उनमें भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो लॉटरी टिकट के अंदर हमारा वैल्यूएशन रूल क्या होता है? लॉटरी टिकट में हम ऐसे मानते हैं कि फॉर सपोज अगर हमारी 100 रुपए की लॉटरी टिकट है तो वो हमारी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। फॉर सपोज अगर उस पर 28% की रेट लगती है तो उसमें हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? बैक कैलकुलेशन करके। वो बैक कैलकुलेशन क्या होगी? फॉर सपोज अगर वो लॉटरी टिकट हमारी 100 रुपए की है तो वो 100 रुपए हमारे 128% के बराबर है एंड हमें तो 100% चाहिए, यानी हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 100, इससे हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी जिसके ऊपर हम 28% दोबारा से निकालेंगे तो टोटल आएगा हमारा 100 रुपए। यानी अभी तक हमने वैल्यूएशन रूल्स में पढ़ा था कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, बट अब यहाँ पे लॉटरी टिकट्स की टैक्स रेट में चेंजेस आए तो वो कुछ वैल्यूएशन रूल्स में भी चेंजेस करेंगे। अब वो चेंजेस क्या आएंगे वो हमें जब सर्कुलर नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। तो जैसे ही एक बार वो नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे तो मैं आपको दोबारा एक बार वीडियो लेके आऊंगी फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द न्यू अमेंडमेंट्स। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब ये आ गया हमारा डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कि कौन सा चेंज अब कब से एप्लीकेबल होगा। देखो जनरली सब चेंजेस कब से आ जाएंगे? हमारे 22 सितंबर से आ जाएंगे। However, keeping in view the requirement of funds to fulfill the obligation under the compensation cess account, the council decided that the changes in GST rates may be implemented in a phased manner as follows. आप लोग बोलोगे कि मैम ये कौन सा ऑब्लिगेशन है जो कॉम्पेंसेशन सेस अकाउंट से पूरा किया जा रहा है? देखो जब जीएसटी आया नहीं था उससे पहले स्टेट टैक्स अलग होता था, सेंट्रल टैक्स अलग होता था, लेकिन जैसे जीएसटी आया कुछ जो हमारे स्टेट टैक्स होते थे वो जीएसटी के अंदर क्लब हो गए, यानी अब सेंटर और स्टेट दोनों का उसमें बाइफिकेशन हो गया। तो स्टेट को कुछ रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, तो उस रेवेन्यू लॉस को फुलफिल करने के लिए उन्होंने बोला कि आप हमें जो कॉम्पेंसेशन सेस मिलेगा, जो कुछ हमारे लग्जरी आइटम्स के ऊपर ओवर द जीएसटी हम टैक्स लेते हैं, ड्यूटी लेते हैं, वो हम स्टेट को देंगे ताकि उनका जो रेवेन्यू लॉस है वो हम फुलफिल कर सके। तो उसमें अभी भी कुछ ऑब्लिगेशन अमाउंट बच रहा होगा, तो उसे पूरा करने के लिए ये डेट्स को फेज्ड मैनर में अपना डिस्क्लोज करेंगे ताकि वो जो ऑब्लिगेशन है उसे फुलफिल किया जा सके। यानी देखो वो कॉम्पेंसेशन सेस में वैसे भी सारे लग्जरी आइटम्स थे, यानी नीड का आइटम कुछ भी नहीं था, तो आम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जो वैसे ही रईस लोग हैं उनके पास तो पैसा ही खूब है तो वो आराम से इसे रियर कर पाएंगे। क्या लिखा हुआ है? The changes in GST rates on services will be implemented with effect from 22 September, यानी अभी हम जो Annexure 3 and 4 देखेंगे उसके चेंजेस कब से होंगे? सेम 22 सितंबर से। Changes in GST rates of all goods except pan masala, gutka, cigarette, chewing tobacco products like jarda and manufactured tobacco and बीड़ी will be implemented with effect from 22 सितंबर, यानी इन सब आइटम्स को छोड़ के जो बाकी के गुड्स है उनका तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा बाय 22 सितंबर। एंड ये जो बाकी के आइटम्स है इनका अभी कुछ भी नहीं लिखा है कि इन पे इफेक्टिव डेट कौन सी रहेगी, यानी जब उन्हें लगेगा कि अब हमारा कॉम्पेंसेशन सेस का तो काम पूरा हो चुका है तब वो उसको इसके अंदर कवर कर देंगे।
Pan masala, gutka, cigarette, chewing tobacco products like jarda, unmanufactured tobacco, and bidi will continue at the existing rate of GST and compensation cess where applicable till loan and interest payment obligation under compensation cess account are completely discharged. यानी अभी उन पे जो GST लग रहा है प्लस compensation cess लग रहा है वो अभी इनका वैसे ही चलेगा जब तक कि वो obligation about the compensation cess पूरा नहीं हो जाता है. आगे क्या लिखा है? Pending requisite amendments in CGST Act, Central Bureau of Indirect Taxes (CBIC) shall administratively start implementation of the revised system of grant of 90% provisional refunds arising out of inverted duty structure on the basis of data analysis and risk evaluation done by the system, as in the case of risk-based provisional refunds on account of zero-rated supplies. यानी देखो जनरली तो हमारा आईटीसी का कभी हमें रिफंड मिलता नहीं है, हम उसको सिर्फ नेक्स्ट रिटर्न में एडजस्ट करते हैं. लेकिन आपको भी पता होगा कि जीरो रेटेड, अगर किसी का सिर्फ जीरो रेटेड बिजनेस है यानी सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, दूसरा अगर उसका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है यानी उसका जो आउटपुट रेट है वो तो 5% का है लेकिन उसका इनपुट रेट अगर 18% का है तो उसका आईटीसी हमेशा ज्यादा रहेगा. ऐसे केस में उसका आईटीसी पड़ा रहेगा, वो ज्यादा पैसा दे तो रहा है लेकिन उसका आउटपुट कम बन रहा है हमेशा, तो इस तरीके से तो उसका आईटीसी एक्यूमुलेट होता जाएगा, उसे कभी यूज नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो डेड लॉक हो जाएगा वो. तो उस आईटीसी का उसको रिफंड दिया जाता है पैसे के अंदर. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इन दोनों का पहले जो रिफंड होता था वो प्रॉपर पहले कैलकुलेशन होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जब अप्रूव करता था तभी मिलता था, लेकिन अब 90% तक हम उसे प्रोविजनल रिफंड दे देंगे. उसका प्रोसीजर पूरा क्या रहेगा वो तो जब सर्कुलर नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा. आगे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट, measures for facilitation of trade. GST Council has taken various decisions and recommended various measures to facilitate trade. The process, reforms and other measures related to GST law and procedure are at Annexure 5. यानी अब उन्होंने जो प्रोसेस में रिफॉर्म्स लेके आए टू फैसिलिटेट द ट्रेड वो हमारे Annexure 5 में गिवन है जो अपन नीचे बात करेंगे. यानी अब हमारे 5 Annexures हैं, 2 गुड्स से रिलेटेड, 2 सर्विसेज से रिलेटेड एंड एक हमारा प्रोसेस रिफॉर्म से रिलेटेड. आगे क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी 80. भाई सबसे मेजर चीज, मतलब कि अगर मैं लिटिगेशन के लिए बोलूं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था. अभी तक हमारे जितने भी लिटिगेशन होते थे वो कमिश्नर पे जाते थे बिकॉज अपैलेट ट्रिब्यूनल नहीं थे. अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो उसमें तो सीआईटी अपील्स, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड देन फिर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे. लेकिन अभी यहाँ पे तो जीएसटी क्योंकि 2017 से ही आया था, जीएसटी 80 के यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपैलेट ट्रिब्यूनल के प्रोविजन तो गिवन थे लेकिन असल में इस तरह के कोर्ट्स बने हुए नहीं थे यानी अपैलेट ट्रिब्यूनल थे नहीं. लेकिन अब से ही उन्हें ऑपरेशनलाइजेशन किया जा रहा है यानी कि अब हमारी सुनवाई आगे बढ़ेगी. यानी कमिश्नर ने अब अपना जो डिसीजन दे दिया उसके आगे भी हम अपने अपील कर पाएंगे एंड जीएसटी 80 में जाकर आगे अपने केसेस को लड़ पाएंगे. बहुत मेजर रिफॉर्म है, जिसको भी अगर जीएसटी में प्रॉब्लम्स है तो वो आगे जाकर के अपने सुनवाई कर सकता है. GST 80 will be made operational for accepting appeals before end of September and will commence hearing before end of December this year. यानी अब जितने भी आपकी अपील्स है वो बिफोर एंड ऑफ सितंबर आप अपने सबमिट कर सकते हैं. प्लस उनकी जो सुनवाई है वो कब से शुरू होगी? बिफोर एंड ऑफ दिसंबर यानी न्यू ईयर आने से पहले पूरी तरीके से उनकी सुनवाई शुरू हो जाएगी. द काउंसिल ऑल्सो रिकमेंडेड द डेट ऑफ 30th June 26 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ बैकलॉग अपील्स. यानी आपके अभी जो बैकलॉग ऑफ अपील्स चल रहा है ना 2017 से आज 2025 चल रहा है, तो जितने भी अभी तक के केसेस आए हैं जो पुराने सालों से रिलेटेड है वो आपको फाइल करने होंगे बिफोर 30th June 2026. यानी आपके पास टाइम कितना है? अक्टूबर 26 से अक्टूबर 25 से लेकर के जून 26 तक आपके पास ये इतने महीने हैं. कितने महीने हो गए आपके? 6 महीने, अक्टूबर 9 महीने हैं आपके पास कि आपकी जितनी भी अपील्स है जो कि पुराने सालों से रिलेटेड है वो आप फाइल करके उनके आगे सुनवाई कर सकते हैं. The principal bench of GST 80 will also serve as National Appellate Authority for Advanced Ruling. यानी कि जो प्रिंसिपल बेंच होती है जो जनरली हमारे दिल्ली में पाई जाती है
वो अब हमारे नेशनल अपैलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की तरह भी वर्क करेगी। एडवांस रूलिंग क्या होता है कि यार मैं ये काम करने जा रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे पे कोई केस तो नहीं हो जाएगा, तो उसे पहले ही समझने के लिए मैं एक एडवांस रूलिंग ले लेती हूँ कि आप मुझे पहले ही बता दो कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ताकि मैं अकॉर्डिंगली ही अपने आगे के डिसीजन लूँ। तो उसमें भी दो बॉडीज होती है, एक नॉर्मल एडवांस रूलिंग एंड अगर नहीं समझ में आ रहा तो एडवांस मतलब कि अपैलेट अथॉरिटी फॉर द एडवांस रूलिंग। तो वो जो अपैलेट अथॉरिटी है वो अब जाकर के बनी है, क्योंकि अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को समझ नहीं आ रहा तो वो किसे रेफर करेगी, अपने ऊपर वाले को। ऊपर वाले थे ही नहीं तो वो भी अटक रहा था, तो अब उसे भी क्लियर कर दिया। यानी कि अब जो जीएसटीईटी की प्रिंसिपल बेंच होगी जो जनरली दिल्ली में होती है वो अब वर्क करेगी एज ऑल्सो नेशनल अपैलेट अथॉरिटी फॉर द एडवांस रूलिंग। These measures will significantly strengthen the institutional framework of GST by providing a robust mechanism for dispute resolution, ensuring consistency in advanced rulings, and offering greater certainty to taxpayers. This will further enhance trust, transparency, and ease of doing business under the GST regime. अब हमारा अनेक्शन 1 शुरू होता है जो कि है गुड्स की रेट में चेंजेस का। देखो अब इसमें इतने सारे आइटम्स लिखे हुए हैं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब जिसका जो बिजनेस होगा वो अकॉर्डिंगली अपने एचएसएन वाइज या आगे एसएससी वाइज देख सकते हैं कि यार मेरे पर्टिकुलर आइटम पे क्या जीएसटी का रेट है। लेकिन अगर मैं एक बच्चे के लिए बात करूं, सीए स्टूडेंट के लिए बात करूं कि उसे नॉर्मली किन चीजों का पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे मार्क करके दिया है। बट हाँ, अगर मैं आपके एग्जाम्स के लिए बात करूं, सीए एग्जाम्स का, भली से सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल का, तो उसमें आईसीएआई ने बहुत क्लियरली आपको बोला हुआ है कि आपको जीएसटी रेट्स का जो अभी करंट में चल रहे हैं उन्हें ध्यान में रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई बच्चा ऑलरेडी इतने सारे प्रोविजन है, उन्हें ध्यान रखे या तुम्हारी जीएसटी रेट्स को ध्यान में रखे। तो इसलिए आईसीएआई ने वहां पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आप सिर्फ प्रोविजन पे ध्यान दो, जीएसटी रेट्स को देखने की जरूरत नहीं है। बटर एंड अदर फैट्स 12 to 5%, चीज 12 to 5%, छेना एंड पनीर पे तो जीरो ही कर दिया। आगे almonds, hazelnuts 12 to 5%, citrus fruits 12 to 5%, तेंदू लीव्स 18 से 5%, इंडियन कत्था 18 to 5%, सॉसेजेस एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ मीट 12 to 5%। ये सब वही है जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं डेली की। Sugar boiled confectionery 12 to 5%, sugar confectionery 18 to 5%, cocoa powder 18 to 5%, chocolates 18 to 5%, pasta 12 to 5%, all goods cornflakes, bulgur wheat 18 to 5%, pastry cakes 18 to 5%। यानी इसमें आपको देखो रेट्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट आप ये देखो कि कौन कौन से आइटम्स पे इन्होंने चेंजेस करे हैं। पिज्जा पिज्जा ब्रेड उसको तो जीरो ही कर दिया, खाखरा चपाती रोटी जीरो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स 12 to 5%, टोमेटोज 12 to 5%, mushrooms and truffles 12 to 5%, jams, fruit jellies, marmalades 12 to 5%, roasted chicory and other roasted coffee substitutes 12 to 5%, yeast 12 to 5, sauces and preparations therefore mixed condiments 12 to 5%, soups and broths 18 to 5%। आप देख रहे हो कितने इन्होंने मेजर रिडक्शन करे, 18 से सीधा 5%। यानी आपके अब आगे जो प्राइसेस होने वाले हैं वो कितने कम होने वाले आइटम्स के। आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस 18 to 5%, पराठा परोटा एंड अदर इंडियन रेड्स 18 to nil। यानी अभी इन्होंने इंडियन रेड्स को तो पूरी तरह से जीएसटी से बाहर निकाल दिया है, 18 to डायरेक्टली जीरो। नमकीन भुजिया मिक्सचर चबेना 12 to 5%, पान मसाला 28 से 40%। अब ये कितना हो गया 28 से 40%, लेकिन इसकी विद इफेक्ट डेट अभी हमें नहीं पता है। बाकी के जितने आइटम्स है वो तो हमारे 22 सितंबर से एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए अभी कुछ भी गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्किंग भी हो रखी है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी मैंने आपको रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया था कि 18% या 5% के अंदर वो कवर होते हैं। अब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें ये इंडियन रेड्स मिलती है रोटी, तो अब उस पे रोटी को ये 0% लगा करके देंगे या फिर रेस्टोरेंट पे 5 या 18% लगा करके देंगे। आपको क्या लगता है, बताओ।
इंडियन रेड है, रेस्टोरेंट दे रहा है, उन्हें 5% या 18% लगाना चाहिए, या फिर ये इंडियन रेड है, HSN के अकॉर्डिंग देखें तो इस पे 0 लगना चाहिए। तो देखो इसमें कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यू आ सकता है कि रेस्टोरेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो इस पे जीएसटी आना चाहिए, लेकिन अगर मैं HSN वाइज जाऊंगी कि मैंने क्या बेचा है तो वो तो 0% के अंदर कवर हो रहा है। तो मेरा जो इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है वो तो यही है कि इंडियन रेट को जब भी अपना बिल देखेंगे तो उस पे 0% आना चाहिए, यानी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी के आप जो भी अपने अदर फूड आइटम्स दे रहे हो उन पे अकॉर्डिंगली जीएसटी लगेगा। आप सिर्फ अपनी रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है, इसका जीएसटी चार्ज इंडियन रेट पे आप नहीं कर सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आगे आपको एक्सप्लेनेशन जब हमारे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के आएंगे माय टीवी उसमें मिल जाए कि क्या ये बोलना चाह रहा है। Diabetic foods 12 to 5%, drinking water packed in 20 liter bottles 12 to 5%, water including natural or artificial mineral waters 18 to 5%, all goods aerated waters containing added sugars or other sweetening matter 28 to 40%। जो हमारे एयरेटेड वाटर्स है उनका भी इन्होंने रेट बढ़ा दिया है बिकॉज वो आपकी वॉन्ट्स में कवर है, आपकी लग्जरी में कवर है, आपकी नीड में नहीं है। नीड में आपका सादा पानी आता है। अदर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस 18 टू 40%, यानी अब हमारे जो नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं यानी कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, उन सब पे अब से 40% की रेट लगेगी। Soya milk drinks 12 to 5%, food pulp or fruit juice based drinks 12 to 5%, carbonated beverages 28 to 40%, यानी अब ये जो हमारी ड्रिंक्स हैं वो सब की सब महंगी हो चुकी हैं। Beverages containing milk 12 to 5%, carbonated beverages 28 to 40%, unmanufactured tobacco refuse 28 to 40%। अब देखो इन सब पे भी क्या लगा हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि इन सब की अभी विद इफेक्ट डेट नहीं है। Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes 28 to 40%, BDs 28 to 18%, other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes 28 to 40%। ये देखो ये सारे के सारे टोबैको निकोटीन 28 टू 40%। मार्बल ट्रेवर्टाइन ब्लॉक्स 12 टू 5, ग्रेनाइट 12 टू 5, सीमेंट 28 टू 18, कोल 5 टू 18, लिग्नाइट 5 टू 18। इन पे क्यों बढ़ा दिया मैम? देखो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जितना इनको खोदते जाएंगे ये कम होते जाएंगे, तो इनकी थोड़ी सी कहीं रोकने के लिए जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बनता है, इनका यूसेज कम हो इसलिए इस पे रेट बढ़ा दिए ताकि लोग इसे कम यूज करें। आप ये सारे पढ़ सकते हो, लेकिन डेली यूज में आपके ना ही ये आइटम्स आते हैं, और पर्टिकुलर अगर किसी का बिजनेस है तो वो अपने HSN वाइज देख सकते हैं कि उसके क्या रेट अब हो चुकी है। Talcum powder, face powder, hair oil, shampoo, dental floss, toothpaste, all 18 to 5%. Tooth powder 5%, shaving cream 5%, toilet soap 18 to 5%, candles, tapers 5%, handicraft candles 5%, gelatin 5%, यानी अब मेजॉरिटी जो हमारे डेली यूज है वो सबकी सब 5% के अंदर कवर है। सेफ्टी मैचेस 5%, टायर फॉर ट्रैक्टर्स 5%, ट्यूब फॉर ट्रैक्टर टायर्स 5%, handicraft 5%, handbags 5%, सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड, जूट पार्टिकल बोर्ड, मतलब ये सब जो भी आइटम्स है 5%। Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes printed 0। यानी अभी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, अपने एटलस हो गया, वॉल मैप्स हो गया, वो सब पे 0% जीएसटी। सो ये इसी तरह से ये पूरी लिस्ट गिवन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का लिखा हुआ है। एक जो अगर कुछ मुझे मेन मिलते हैं, जैसे एक ऑटोमोबाइल का काफी मेन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 और मोर पीपल वाला क्या लिखा हुआ है, मोटर व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 और मोर पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर अदर देन बसेस फॉर यूज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच एक्सक्लूसिवली रन ऑन बायोफ्यूल्स विच इज ऑलरेडी एट 18%। मतलब कि अगर आपके कोई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें 10 से ज्यादा लोग आप लेके जा रहे हो इंक्लूडिंग ड्राइवर, उसकी क्या रेट हो चुकी है अब 28 से 18%, यानी ट्रांसपोर्ट को सस्ता करने की कोशिश की जा रही है। आगे पेट्रोल, एलपीजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी पे चलने वाली गाड़ियां जिनका सीसी 1200, जिनका सीसी 1200 से कम है, यानी 1200 या 1200 से कम है, उन पे हमारी रेट क्या हो चुकी है 28 से 18%। देखो जनरली गाड़ीज भी हमारे इतने में आती है 1200 सीसी, 1500 सीसी, और उससे ऊपर फिर जो हमारे रेंज रोवर वाले कैटेगरी में जाते हैं, तो जो हमारे पेट्रोल के वर्जन में 1200 से ऊपर की सीसी की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब हमारी शिफ्ट हो चुकी हैं 40% के स्लैब में। लेकिन जो हमारे 1200 सीसी तक में है उन पे रेट हो चुकी है अब 18% की, यानी कि अगर आपको अब पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी इनमें जाना है तो आपको इतना सीसी देखना होगा कि आप कितने सीसी की गाड़ी ले रहे हो, अदरवाइज आपको 40% का टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी डीजल वाली गाड़ी है तो डीजल में 1200 की जगह हमारा कितना सीसी हो चुका है, 1500 सीसी हो चुका है। 28 से 18, उसमें भी सेम रेट है, बस उसमें सीसी हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है विच इज 1500 सीसी। तो सबसे मेजर है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कि अगर आप पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी की गाड़ी ले रहे हो 1200 सीसी तक की है तो 18%, 1200 से ऊपर होगी तो कितना हो जाएगा 40%, एंड अगर डीजल की ले रहे हो तो उसमें 1500 सीसी तक की है तो 18% और उससे ऊपर की है तो 40%। सिंपल, इतनी सी समरी है इसकी। अब ये जो नीचे अपने पास गिवन है ये आइटम वाइज भी गिवन है कि ना किसमें चेंज हुआ ही नहीं है, नो चेंज इन रेट। जो 5% में पहले थे वो अभी भी 5% के अंदर है, वो आइटम्स इधर इधर क्लासिफाइड है। फिर जिनमें 18% में थे उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो वो इधर क्लासिफाइड है। जो 18 से नील में चले गए वो नीचे यहाँ गिवन है। तो इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन और कर रखा है, आप इसे इन डिटेल पढ़ सकते हो, अदरवाइज इतनी नीड नहीं है फॉर अ स्टूडेंट लेवल परस्पेक्टिव। एंड जो अगर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं वो अपना HSN वाइज इसमें से सर्च कर सकते हैं। अब ये आ गया हमारा आइटम वाइज कि फूड सेक्टर में क्या हुआ है, 5 से नील में कौन गया, 18 से नील में कौन गया है, वो इस तरह से सेक्टर वाइज दे रखे हैं। लेकिन जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको बताया था छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी, वो सब की सब यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है कि 5 से नील के अंदर कौन शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसे दोबारा देखने का मतलब नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट हाँ आपको अगर दोबारा अपने कोई पर्टिकुलर आइटम्स को देखना है तो आप इसमें से रेफर कर सकते हो। मैंने जितने भी मेन आइटम्स है वो ऊपर भी येलो हाईलाइट किए हुए थे एंड इधर भी मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो अपन को अपने सर्विसेज पे चलना चाहिए। अब देखते हैं अपन अनेक्षर 3। सबसे पहला, कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इन्वॉल्विंग प्रीडोमिनेटली अर्थवर्क। अर्थवर्क क्या होता है, एक्सकेवेशन हो गया, माइनिंग हो गया, यानी जो ये पृथ्वी है उसमें कहीं भी ना खुदाई करना, कहीं भी ब्लास्टिंग करके माइंस वगैरह निकालना, वो सब हमारा अर्थवर्क के अंदर कवर होता है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग मोर देन 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें से ये अर्थ वर्क की अगर आपका 75% तक का होल्ड करता है, यानी कि ये मेजर आइटम तो आपका अर्थ वर्क ही हो गया। तो ऐसे केस में अगर आप किसको प्रोवाइड करा रहे हो, गवर्नमेंट को। देखो जनरली ये जो ना एक्सकेवेशन करना, माइनिंग करना, ये काम कराती कौन है, गवर्नमेंट कराती है या फिर कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी कराती है, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो अगर इस तरह का कोई भी आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है जिसमें मेजर काम क्या है अर्थ वर्किंग का, और आपने किसको प्रोवाइड कराया है, गवर्नमेंट को, तो उस पर रेट क्या हो चुकी है 18% की हो चुकी है। बिकॉज देखो भाई, धरती को खोदते जाना अच्छा तो काम है नहीं, नेचुरल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसलिए उसे कम से कम करने के लिए उन्होंने रेट को बढ़ा दिया 12 से 18%। एंड आईटीसी पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा। और इस तरह का मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया, अब इस कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया सेम काम ही। तो अगर जो ये वाला काम है जो कॉन्ट्रैक्टर ए इधर कर रहा था उसने सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर ली बी के साथ, तो बी भी जो अपनी रेट लगाएगा वो 18% की लगाएगा विद आईटीसी। यही यहाँ पे नीचे गिवन है। आगे चलते हैं। Supply of hotel accommodation having value of supply of a unit of accommodation less than
और इक्वल टू 7,500 यानी 7,500 तक या उससे नीचे का अगर आपका होटल अकोमोडेशन है पर डे पर रूम का, तो अब उस पर रेट क्या हो चुकी है 5% विदाउट आईटीसी। पहले क्या था 12% विद आईटीसी, आपको आईटीसी मिल जाता था, लेकिन अब ऐसे केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आप 5% का जीएसटी भरोगे विदाउट आईटीसी। आगे क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और एटीएफ थ्रू पाइपलाइन। पहले क्या था 5% विदाउट आईटीसी, ये अभी भी सेम है, लेकिन अगर आप आईटीसी लेना चाहते हो तो पहले 12% का था, लेकिन अब हो चुका है 18% का। देखो ये 12 से 18% हो गया, इसमें जो बिजनेसमैन होता है उसके डायरेक्टली कैश फ्लो को इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन बस उसके आइटम्स थोड़े से महंगे हो जाते हैं, बिकॉज पहले 12% का जीएसटी लग रहा था, अब 18% का। तो उससे हो सकता है कि किसी को अगर महंगा लगे तो वो छोड़ सकता है उससे खरीदना, लेकिन अगर किसी को नीड होगी, चाहिए होगा, क्योंकि ये मेजर बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसेस में ये काम आने वाले आइटम्स हैं, तो वो तो फिर भी खरीदेंगे ही। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल विद ऑपरेटर डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। पहले क्या था 5% विद आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज, यानी अगर आपको 5% लगाना है तो आईटीसी आपको सिर्फ इनपुट सर्विसेज की मिलेगी, अभी भी सेम ही है, लेकिन आपको अभी आईटीसी उसके लिए आपको पहले 12% लगाना होता था, अब कितना लगाओगे 18%। आगे, सप्लाई ऑफ लोकल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो जनरली मैं इससे समझ पाई हूँ, जो अपने क्विक कॉमर्स काम कर रहा है, ब्लिंकिट हो गया, स्विगी, इंस्टामार्ट हो गया, उसमें लोकल डिलीवरी वाले ही अपने शॉप्स होते हैं जिनसे ब्लिंकिट या स्विगी वाला अपना आइटम्स उठाता है एंड हमें डिलीवर कर देता है, उससे फास्ट डिलीवरी भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप वैसे किसी मंगाओगे, अगर अमेजोन वगैरह से मंगाओगे तो वो एक दिन के अंदर आते हैं, लेकिन इससे तो क्या है विद इन 10 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स आपके पास आपके आइटम्स आ जाते हैं, यानी लोकल डिलीवरी से ही वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू डिलीवरी हो रही है। तो उसमें तो पहले क्या था कि ये सेक्शन 9(5) के अंदर, जिसमें ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी इको वाले सारे थे, पहले इसमें गिवन थे, लेकिन इसको अभी तक इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ था, यानी उसमें कौन थे, अपने जो नॉर्मल होटल अकोमोडेशन था, उबर वाले थे, अर्बन कंपनी वाले थे, वो सब इसमें कवर्ड थे, लेकिन अभी तक ये जो क्विक कॉमर्स वाला है ये कवर नहीं था। आप इसको बेसिकली बोल सकते हो क्विक कॉमर्स, लेकिन अब वो उसे भी इसमें कवर कर रहे हैं। लोकल डिलीवरी सर्विसेज टू बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द जीएसटी एक्ट इन केसेस वेयर द पर्सन सप्लाइंग such services through eco is not liable for registration under the GST। इसमें भी कौन सा स्पेसिफिक केस हो गया, फॉर सपोज अगर वो मेरे पास की किराना शॉप से सामान लेके मुझे डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो पास की किराना शॉप है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें, तो वो इको के अंदर कवर नहीं हो गया, वो 9(5) में नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और उसके ई कॉमर्स के थ्रू उसका सामान जा रहा है, तो ऐसे केस में वो 9(5) के अंदर कवर हो जाएंगे एंड किसे जीएसटी देना पड़ेगा, इको को देना पड़ेगा, बिकॉज भाई वो वेंडर तो नहीं है जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड। The applicable rate on such services to be 18%. Local delivery services provided by and through eco to be excluded from the scope of GTA services। यानी हमारे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होते हैं वो इसके अंदर, मतलब ये जो हम इको के थ्रू अपना ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो जीटीए के अंदर कवर नहीं होने वाला है। देखो सबसे पहले हमारे जो नॉर्मल बाकी के सर्विसेज होते हैं वो सेक्शन 9(5) में कवर थे, जो कि इको की ही बात करते हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स को अभी तक कवर नहीं किया गया था, बिकॉज ये नया ट्रेंडिंग था जो अभी हमारे रिसेंटली आए हैं, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, लेकिन अब वो उसको भी कवर कर रहे हैं कि भाई हम कहीं से भी अपना जीएसटी नहीं छोड़ने वाले, हमें जीएसटी चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। Services proposed to be exempted. All individual health insurance along with reinsurance thereof। अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो तो पहले उस पर 18% विद आईटीसी लगता था, लेकिन अब उसे एग्जेम्पशन में डाल दिया, यानी आपकी एग्जेम्पशन चैप्टर में एक और लाइन आइटम बढ़ गया, दो लाइन आइटम्स अभी तक बढ़ चुके हैं, एक तो वो जो आर्मर्ड सेडान कार थी एंड दूसरा हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्लस लाइफ इंश्योरेंस भी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वही एनेक्सर 4 हमारे एनेक्सर 2 की तरह है कि अब ये इंडस्ट्री वाइज इसमें दे दिया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हमारे क्या क्या जीएसटी के चेंजेस आए हैं, वही सेम लिखा हुआ है जो अपन पहले ऊपर पढ़ करके आए हैं। ये देखो रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल, ये अपन ने ऊपर पढ़ा ही था, 5% विद आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज,
12% विद ऑल आईटीसी, अब कितना हो चुका है 18% विद आईटीसी। ये हमारा अर्थ वर्क वाला जो मैंने आपको पूरा समझाया, पहले 12 था, अब हो चुका है 18%। ये हमारा इको वाला जो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे भी गिवन है। ये हमारा होटल अकोमोडेशन वाला, specified actionable claims, betting, casinos, gambling, horse racing, lottery, online money gaming defined as goods। मैंने आपको ऊपर ही ऊपर स्टार्टिंग में एक लाइन पढ़ाई थी कि लॉटरी के अंदर जीएसटी में चेंजेस है, तो वो वैल्यूएशन रूल्स में भी कुछ चेंजेस करेंगे। वो चेंज अब आप यहाँ पे देख सकते हो, 28 से 40% कर दिया है। यानी कि ये जो फालतू के इधर उधर के आप लोग काम करते हो ना, कसिनो में जाना, गैम्बलिंग करना, लॉटरी खरीदना, अब उन सब पे जीएसटी रेट हो चुका है हमारा 40% का। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन लॉटरी वैल्यूएशन रूल्स आर आल्सो बीइंग कैरिड आउट। वो सब कब पता चलेगा, जब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। ये इंप्लीमेंट कब होगा, 22 सितंबर से, बिकॉज सर्विसेज में जो भी चेंजेस आए हैं वो हमारे 22 सितंबर से इफेक्ट में आ जाएंगे, तो उसका रेलेवेंट सर्कुलर नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा। सर्विसेज प्रपोज टू बी एग्जेम्प्टेड, वही सेम लिखी हुई हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब ये हमारा लास्ट अनेक्शर आ चुका है, अनेक्शर 5, जिसमें कुछ प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात थी, वो यहाँ पे अपने गिवन है। अब ये देखते हैं, हमारा लास्ट अपना एरिया बचा हुआ है पढ़ने वाला। Sanction of risk-based provisional refund to facilitate refund claims on account of zero-rated supply of goods। अच्छा, ये तो वही वाली बात बोल रहा है कि हमारा जो जीरो रेटेड सप्लाई प्लस हमारा जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे था, उस पे अब हम 90% तक प्रोविजनल रिफंड दे देंगे। पहले होता था कि पूरी कैलकुलेशन के बाद ही आपको पैसा देंगे, लेकिन अब हम अलाउ कर रहे हैं 90% तक आपका प्रोविजनल रिफंड। एंड जैसी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी तो जो भी बाकी के चेंजेस होंगे, जो भी हमें अपना एडजस्टमेंट करना होगा, वो हम कर लेंगे। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द काउंसिल रिकमेंडेड इशुएंस ऑफ अ नोटिफिकेशन टू नोटिफाई सर्टेन कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स who may not be granted refund on provisional basis. This provision shall be operationalized from 1st November 2025। Sorry guys। सो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि कुछ हम अपने रजिस्टर्ड पर्सन बताएंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे जिन्हें हम प्रोविजनल रिफंड अभी भी नहीं देंगे। यानी उनकी तो पूरी कैलकुलेशन जब तक हो नहीं चाहिए ना, हम उनको प्रोविजनल रिफंड नहीं देने वाले हैं, कोई भी रिफंड नहीं देंगे। तो वो बताएंगे, आगे लिस्ट आएगी कौन सा होगा। प्लस ये जो पूरा प्रोविजन है वो कब से हमारे इफेक्ट में आने वाला है, 1 नवंबर 2025 से। यानी कि मेजर रिफॉर्म्स कब से आ जाएंगे, 22 सितंबर से। कुछ के लिए बताया ही नहीं है, एंड कुछ हमारे आएंगे 1 नवंबर 2025 से। ये हमारा वही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए लिखा हुआ है, एंड उसकी भी इफेक्टिव डेट है 1 नवंबर 2025। Third point, amendments in CGST Act to provide for GST refunds in respect of low-value export assignments. The Council recommended amendment to Section 54, subsection 14 of the CGST Act so as to remove the threshold limit for refunds arising out of exports made with payment of tax. This will particularly help small exporters making exports through courier, postal mode, etc. अब ये लिमिट क्या है, देखो रिफंड के चैप्टर में बात लिखी हुई है कि अगर आपका रिफंड बन रहा है वो 1000 रुपए तक का ही है, तो ऐसे केस में हम आपको कोई भी रिफंड नहीं देने वाले हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे अमेंडमेंट लेके आएंगे कि अगर कोई अपना एक्सपोर्ट कर रहा है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ऐसे केस में हम उसको रिफंड दे देंगे। भाई उसने अपने 1000 रुपए तक का कोई भी उसका टैक्स बनता था तो वो पे किया है, अब उसने वो पे किया है, एक्सपोर्ट है यानी जीरो रेटेड सप्लाई है, तो ऐसे केस में उसको पैसा वापस मिलना चाहिए, तो हम उसको वो रिफंड प्रोवाइड कराएंगे। देखो एक्सपोर्ट दो तरीके हो सकता है, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो उसमें तो आप फ्री हो, आपने टैक्स पे ही नहीं किया। लेकिन अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो उसमें अगर आपको स्मॉल रिफंड्स भी बनते हैं तो वो हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके क्या रेलेवेंट चेंजेस आएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, वो आगे जब हमारे नोटिफिकेशन आएंगे तभी पता चल पाएगा। Simplified GST registration scheme for small and low risk businesses. In order to simplify registration process, Council has recommended introduction of an optional simplified GST registration scheme wherein registration shall be granted on an automated basis within 3 working days। यानी अभी हमने एक simplified GST registration process लेके आ रहे हैं जिसमें हम GST आपको सर्टिफिकेट दे देंगे within 3 working days
और ये सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए, कोई भी बड़ा सारा बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, उसके लिए नहीं है, जो एकदम सिंपल सिंप्लीफाइड बिजनेसेस है उनके लिए हम 3 वर्किंग डेज में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देंगे। From the date of submission of application in case of low risk applicants and applicants who based on their own assessment determine that their output tax liability on supplies to registered person will not exceed 2.5 लाख पर मंथ, यानी आपकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो कभी भी 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा की नहीं होने वाली। आपने इस तरह का हमें डिक्लेरेशन दिया, आपने फुल असेसमेंट किया है कि भाई मेरा बिजनेस तो इतना छोटा ही है कि मेरा 2.5 लाख पर मंथ से आउटपुट से ज्यादा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कभी भी नहीं होने वाली है, तो ऐसे केस में उसे जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 वर्किंग डेज के अंदर दे दिया जाएगा। Inclusive of CGST, SGST. The scheme will provide for voluntary opting into and withdrawal from the scheme. मतलब आप कभी भी इसमें आ सकते हो, जा सकते हो, वो voluntary आपका opt out रहेगा। This will benefit around 96% of the new applicants applying for, मतलब काफी, क्योंकि सब तरह के बिजनेसेस अब जीएसटी में आते हैं, तो इससे तो जो बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उन्हें राहत हो जाएगी कि भाई पहले जो टाइम लगता था, हमें 3 वर्किंग डेज के अंदर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड ये भी हमारा कब से इफेक्ट होगा? 1 नवंबर 2025 से। Introduction of simplified registration scheme for small suppliers supplying through ECO. The council approved in principle concept of simplified GST registration mechanism for small suppliers making supplies through ECOs across multiple states facing challenges in maintaining principal place of business in each state as currently required under GST framework. The detailed modalities for operationalizing the said scheme will be placed before GST council. It will ease, मतलब अब जो सप्लायर्स हैं, छोटे सप्लायर्स जो इको के थ्रू वर्क कर रहे हैं, उनके भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाएगा। क्या रहेगा, कैसे प्रोसेस रहेगा, वो आगे आएगा। Amendment in place of supply provisions for intermediary services under Section 13(8) of the IGST Act. The Council recommended omission of Clause B of Section 13(8) of the IGST Act. देखो 13(8) के अंदर 3 प्रोविजन है, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ एक प्रोविजन के लिए बोला है, विच इज इंटरमीडियरी सर्विसेज। इंटरमीडियरी क्या होता है? ये जो हमारे दलाल वगैरह होते हैं, एजेंट हो गया, ब्रोकर हो गया, उन सब की सर्विसेज पे पहले तो क्या लगता था, लोकेशन ऑफ सप्लाई को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते थे, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के थ्रू बोल रहे हैं कि अगर आपको 13(2) के रेसिडुअरी प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर आपको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रहेगा, लेकिन अगर आपको लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं पता है तो उस केस में वो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। Amendment of Section 15 and Section 34 of the CGST Act in respect of post-sales discount. The Council has recommended to omit Section 53(b)(1) of CGST Act, thereby omitting requirement of establishing discount in terms of agreement entered into before or at the time of such supply, and specifically linking of the same with relevant invoices. देखो पहले पोस्ट सेल्स डिस्काउंट में क्या होता था कि अगर आप कोई पोस्ट सेल्स डिस्काउंट है तो वो आपका पहले से अग्रीड होना चाहिए था एंड उसका लिंकेज भी होना चाहिए था विद द रेलेवेंट इनवॉइसेस, लेकिन अब उस सेक्शन को ओमिट किया जा रहा है, यानी अब इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। To amend Section 15(3)(b) of the CGST Act to provide that discount should be granted through a credit note issued under Section 34 of the CGST Act, and to correspondingly amend Section 34 to include a reference to Section 15(3)(b) so as to provide for reversal of ITC by recipient in case where a post-sale discount is given and value of supply is reduced through GST credit note. मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब आपका जो भी पोस्ट सेल डिस्काउंट होगा वो किसके थ्रू हो पाएगा? आपके क्रेडिट नोट के थ्रू, यानी आप जब भी अपना क्रेडिट नोट रेज करोगे उसके थ्रू सप्लायर अपना आउटपुट कम कर लेगा, प्लस रेसिपिएंट को भी अपनी आईटीसी को कम करना होगा, यानी कि अब पहले से कोई प्री लिंकेज की जरूरत नहीं, कोई भी प्री अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपका जो भी पोस्ट सेल्स डिस्काउंट है आपको अपना जीएसटी क्रेडिट नोट रेज करना है एंड आप वो क्रेडिट अपना रेज करके अपना सप्लाई अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं, रेसिपिएंट अपनी आईटीसी को भी कम कर सकता है। अब पहले से कोई भी प्री अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। प्लस इन्होंने पहले क्या एक सर्कुलर भी निकाला था ये पोस्ट सेल्स डिस्काउंट से रिलेटेड की प्री अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, उसके कैसे लिंकेजेस होने चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो सब इस सर्कुलर के अंदर गिवन था, लेकिन अब वो जब प्रोविजन ही हट चुका है कि प्री अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है तो उस सर्कुलर को भी विड्रॉ कर लिया गया है। आगे क्या लिखा है? Issuance of circular on certain issues pertaining to post sales discount के, अब देखो ये चेंज किया गया है पोस्ट सेल्स डिस्काउंट के अंदर, तो इसमें कुछ एम्बिग्विटी आ सकती है, कोई कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो उस केस में ये आगे कुछ सर्कुलर्स लेके आएंगे टू एक्सप्लेन कि आपको आगे किस तरह से अपने प्रोसेस को रखना है, जैसे कि नॉन रिवर्सल ऑफ आईटीसी
ऑन अकाउंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट थ्रू फाइनेंशियल कमर्शियल क्रेडिट नोट। अब कुछ केसेस में अगर नॉन रिवर्सल है तो वो क्या रहेगा, किन केसेस में हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द डीलर एज एडिशनल कंसिडरेशन इन द ट्रांजेक्शन बिटवीन डीलर एंड एंड कस्टमर, ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट सेल डिस्काउंट एज कंसिडरेशन। मतलब अब आगे आपकी कोई भी बिजनेस रिलेटेड एम्बिग्यूटीज है उनको क्लियर करने के लिए इस तरह के सर्कुलर्स लेके आएंगे टू क्लैरिफाई ऑल द स्टैंड पॉइंट्स। सो यही सब इसमें लिखा हुआ था। लास्ट एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो भी एक बार अपन देख लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे। The council recommended retail sale price based valuation under GST for pan masala, cigarette, gutka, chewing tobacco, jarda, scented tobacco and unmanufactured tobacco. Accordingly, consequent amendments in CGST rules and notifications will be carried out. देखो ये तो अपन ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि पहले तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होता था, लेकिन अब इन स्पेसिफाइड गुड्स के केस में हम एमआरपी पे करेंगे। तो एमआरपी पे करने के चक्कर में कुछ जीएसटी रूल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो भी हम जल्दी ही आपके सामने लेकर के आएंगे। यानी कि अपन पॉइंट ऊपर ही हट चुके हैं। एंड ये लास्ट में तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया था कि ये सिर्फ हमने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाया है कि हम क्या चेंजेस लेके आए हैं, लेकिन इसका लीगल स्टैंड पॉइंट कुछ भी नहीं है। ये हम आगे अपना जब सर्कुलर्स लेके आएंगे, नोटिफिकेशंस लेके आएंगे, तो ही आपको उसका लीगल स्टैंड पॉइंट समझ में आएगा। सो दिस वॉज होल अबाउट दिस वीडियो, होल अबाउट दिस पीडीएफ। ये 80 पेजेस की पीडीएफ थी जो मैंने शॉर्टेस्ट टाइम में आपको कवर कराने की कोशिश करी है। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू किसी स्टूडेंट को सिखाने का समझाने का नहीं था। इसमें मेरा ये था कि एक आम इंसान को जो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में देखना चाहता है कि जीएसटी उसे किस तरह इंपैक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल बिजनेसमैन देखना चाहता है कि जीएसटी उसे किस तरह इंपैक्ट कर रहा है, वो समझाने की मैंने इसमें कोशिश करी। इसमें लीगल पॉइंट कुछ भी नहीं था, लीगल स्टैंड पॉइंट कुछ भी नहीं था, बिकॉज अभी हमारे सामने सर्कुलर नोटिफिकेशंस नहीं है, राइट। सो वो जब आएंगे तब मैं आपके सामने दोबारा वीडियो लेके आऊंगी, दोबारा वही नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आपके सामने लेकर आऊंगी। मैं कभी बिलीव नहीं करती कि मैं अपने अंदर से समरी पीडीएफ बनाऊंगी एंड वो आपके साथ शेयर करूंगी। अरे जो गवर्नमेंट का आपके सामने आया है प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन, अगर हम उसी से समझाएंगे तो एक आम इंसान को बहुत इजीली समझ में आएगा कि उसके क्या चेंजेस आए और उसे कैसे आगे रिएक्ट करना चाहिए, राइट। सो जैसे आगे नोटिफिकेशंस आएंगे मैं जरूर आपके सामने दोबारा आऊंगी टू एक्सप्लेन देम ऑल। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड एक कमेंट करके मुझे भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, क्या ये आप लोग के लिए हेल्पफुल थी, क्योंकि आप लोग का एक छोटा सा एप्रिसिएशन मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज ये चैनल इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लाता रहेगा, राइट। एंड बाकी जो मेरा सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जो भी सीरीज चल रही है वो एज ऑन चलती रहेगी। बट ये जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, हमारे टैक्सेशन सेक्टर में आते रहते हैं, उस पर भी मैं आप लोग को जरूर जरूर इन्फॉर्म करती रहूंगी। सो आई होप आपको कुछ अच्छा इससे सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एक कमेंट करके मुझे जरूर 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 बताइएगा। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, यहाँ तक आपने चीजों को समझा है, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए तो बनता ही है। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो ठीक है, मैं आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ विद सम न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। हियर दिस इज सीए नंदी गुप्ता साइनिंग ऑफ।